हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WLI क्वेश्चन पेपर की। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, प्रयागराज एनसीआर डिवीजन का दोस्तों ये पेपर है 21/12/2024 का। यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आपको हल कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हल कराने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको पेपर को हल करने में और पेपर को देखने में, वीडियो को देखने में दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पेपर है। प्रयागराज मंडल कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक 35% LDC कोटा लेवल 6 पद हेतु चयन। दोस्तों, लेवल 6 का जो बेसिक होता है 35,400 से दोस्तों स्टार्ट होता है। लेवल 6 की ये वैकेंसी होती है। यहाँ पर दोस्तों डेट लिखी हुई है, समय लिखा हुआ है और मैक्सिमम मार्क लिखे हुए हैं 100 मार्क। 2 घंटे का दोस्तों यहाँ पर पेपर है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। टोटल 110 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों लिखा हुआ है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बाकी बहुत सारी यहाँ पर दोस्तों सूचना दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम दोस्तों सीधा पेपर की तरफ चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और कहना चाहूंगा कि इसकी जो PDF है, पेपर की जो PDF है, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जैसे ही दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम पर पहुंच के दोस्तों ज्वाइन करने के बाद आपको इस पेपर की PDF विद आंसर की मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये हम स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पर देखिए, सेवानिवृत्ति पर समूह ए और बी कर्मचारी को कितने पोस्ट सेवानिवृत्ति पूरक पास दिए जाएंगे यदि उनकी सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है। दोस्तों यहाँ पर जो पेपर दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। जिसको सूटेबल लगे उस हिसाब से हल कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर हिंदी में हल कराने वाला हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इंग्लिश भी दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवानिवृत्त जो समूह या ग्रुप A और B के जो कर्मचारी हैं, कितने पोस्ट सेवानिवृत्ति पूरक पास दिए जाएंगे यदि उनकी सेवा में 25 वर्ष या उससे अधिक है। तो दोस्तों पूरक सेवा की बात हुई है। पूरक सेवा या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति के बाद दोस्तों पूरक जो पास दिए जाते हैं वो राजपत्रित कर्मचारी को, यहाँ पर A और B राजपत्रित कर्मचारी होते हैं। 20 वर्ष की सेवा या उससे अधिक की सेवा पर दोस्तों 3 सेट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन B सही हो जाएगा, 3 सेट। मानार्थ पास, सेवानिवृत्ति पास दोस्तों ये एक ही होते हैं। तो मानार्थ पास राजपत्रित जो कर्मचारी हैं जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक है, उनको 3 सेट, जिसमें ग्रुप A और B के कर्मचारी आते हैं। इसके अलावा अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं, ग्रुप C वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा यदि 20 वर्ष से अधिक है तो उनको 2 सेट पास दिए जाएंगे, मानार्थ पास दिए जाएंगे। यदि अराजपत्रित ग्रुप D का कर्मचारी है और उसकी सेवा 20 वर्ष से अधिक है तो भी उसको 2 सेट पास दिए जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप A और B के लिए पूछा गया था, राजपत्रित कर्मचारियों के लिए पूछा गया तो उनको 3 सेट दिए जाते हैं। ऑप्शन B इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेवल 5 ग्रेड पे 2800 पदों पर प्रारंभिक नियुक्ति करने का अधिकार किस ग्रेड के अधिकारी को है। तो दोस्तों ये सीनियर स्केल वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी का दोस्तों ये अधिकारी होते हैं। और प्रारंभिक नियुक्ति करने का अधिकार इनको सीनियर स्केल के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी, लेवल 5 2800 ग्रेड पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। SF डैश का उपयोग किसी दीर्घ शास्ति के मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जांच अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो किस मानक फॉर्म के तहत या SF के तहत की जाती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि मानक 7 या SF 7 का उपयोग
जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी अपने मानक फॉर्म हैं वो एक बार बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों SF1 से ही शुरू करेंगे। SF1 जो है उसमें दोस्तों निलंबन से है, निलंबन से रिलेटेड है, निलंबन की कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। SF2 जो है दोस्तों, SF2 जिसमें माना गया निलंबन, डिम सस्पेंस दोस्तों इसको माना जाता है कि निलंबित मान लिया गया है किसी कर्मचारी को, यदि जैसे वो किसी थाने में 48 घंटे तक यदि कैद हो जाता है और वो ड्यूटी पर नहीं है तो उसको दोस्तों निलंबित मान लिया जाएगा, तो माना गया निलंबन है। इसके अलावा दोस्तों SF3 जो होता है, SF3 वो दोस्तों निर्वाह भत्ते से संबंधित होता है, निर्वाह भत्ते से संबंधित है। SF4 जो होता है दोस्तों, जो SF1 में निलंबित किया गया था उससे बहाली के लिए SF4 दोस्तों दिया जाता है। और SF5 दोस्तों मेजर पेनल्टी, SF5 जो दी जाती है दोस्तों मेजर पेनल्टी के लिए दी जाती है। SF6 की बात करें तो दोस्तों दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना दोस्तों SF6 में दोस्तों ये रखा गया है। इसके अलावा SF7 पूछा गया था कि जांच अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, तो SF7 हो गया है। SF8 में दोस्तों, SF जो 8 है उसमें प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति SF8 है। SF जो 9 है दोस्तों उसको अभी हटा दिया गया है। SF10 की बात करें तो SF10 में दोस्तों संयुक्त कार्यवाही के आदेश, संयुक्त कार्यवाही के आदेश है। और SF11 की बात करें तो SF11 में दोस्तों माइनर पेनल्टी होती है, जैसे SF5 में मेजर पेनल्टी, ऐसे ही SF11 में माइनर पेनल्टी होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये शास्तियाँ इंपॉर्टेंट शास्तियाँ आपको मैंने बताई है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था SF7 के बारे में पूछा गया था। SF7 में दोस्तों जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7 के तहत की जाती है। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हाउ मेनी डे ऑफ LHAP कैन बी accumulated to an employee in his service life, कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवा जीवन में कितने दिनों का अर्ध वेतन अवकाश HLAP जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों HLAP की कोई सीमा नहीं है, कितना भी आप जमा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, अनलिमिटेड हो जाएगा दोस्तों, अनलिमिटेड यहाँ पर हो जाएगा कि HLAP जो है वो अनलिमिटेड यहाँ पर जमा कर सकते हैं। हर साल दोस्तों ये 20 मिलती हैं, हर साल 20 मिलती है, पूरी सेवा काल में जमा करने की कोई सीमा इनकी नहीं है। और एक बार में दोस्तों इनको 24 माह तक, 24 माह मतलब 2 साल की इनको स्वीकृत करा सकते हैं। दोस्तों HLAP की कोई सीमा नहीं है। LAP की बात करें तो दोस्तों LAP को 300 तक जमा कर सकते हैं, 300 तक LAP जमा कर सकते हैं। और दोस्तों इनको एक बार में 180 दिन तक स्वीकृत करा सकते हैं, 180 दिन तक स्वीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक छुट्टी और होती है L&D, लीव नॉट ड्यू, ये अनार्जित छुट्टी होती है। पूरा सेवा काल जो है दोस्तों, पूरे सेवा काल में इनको 360 तक दोस्तों इनको हम जमा कर सकते हैं। पूरे सेवा काल में जमा का मतलब 360 दिन की ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक EOL होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके अलावा स्टडी लीव भी दोस्तों, स्टडी लीव भी होती हैं। वर्ष में दोस्तों पूरी जो सेवा है उसमें आप 5 वर्ष की सेवा के बाद, 5 वर्ष की सेवा के बाद स्टडी लीव दोस्तों आप ले सकते हैं। 2 साल की स्टडी लीव होती है दोस्तों, जो हर साल लेनी पड़ेंगी, मतलब 12-12 महीने में लेनी होंगी। जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों उनको 3 साल की दोस्तों मिलती हैं, 12 इस प्रकार से मिलती हैं। लेकिन दोस्तों स्टडी लीव के बाद 3 साल की सेवा बची होनी चाहिए स्टडी लीव में। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि LHAP दोस्तों कितनी जमा कर सकते हैं, तो इनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित इनको जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, खेल कोटा के तहत भर्ती के लिए आरक्षण का प्रतिशत
क्या है? तो दोस्तों कोई प्रतिशत नहीं है, 0% है, 0% है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर हमको जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन साइड में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन साइड में लिखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एएसएम गुड्स गार्ड ट्रैफिक अप्रेंटिस एंड केबिन मास्टर इज, कि जो एएसएम है, गुड्स गार्ड है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है और केबिन है, केबिन मैन जो मास्टर है, के पदों के लिए चिकित्सा वर्गीकरण पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोस्तों इनका चिकित्सा वर्गीकरण होता है A2। A2 दोस्तों होता है इनका चिकित्सा वर्गीकरण A2। A2 के दोस्तों ये होते हैं। जैसे इसके अलावा दोस्तों जैसे A1 में कौन आते हैं, A1 की चिकित्सा किसको चाहिए, कि जो लोको पायलट हैं, सहायक लोको पायलट हैं, मोटरमैन हैं, संटर हैं, ये दोस्तों A1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। A2 में दोस्तों जैसे एएसएम, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, केबिन मास्टर है। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट्समैन हैं, ये दोस्तों A2 कैटेगरी में होने चाहिए। A3 कैटेगरी भी होती है दोस्तों, A3 कैटेगरी। इसमें दोस्तों जैसे जेई, एसएससी जो सीएनडब्ल्यू के हैं उनको दोस्तों A3 कैटेगरी। B2, B2 में जैसे टिकट कलेक्टर है, चेकिंग स्टाफ है, ये सभी दोस्तों B2 कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दोस्तों एक आवधिक चिकित्सा परीक्षा होती है PME। PME होती है एक PME, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों 45 वर्ष तक कर्मचारी 4 साल में ये एक बार होती है, 4 साल में एक बार होती है। यदि उम्र 45 से 55 के बीच में होती है तो ये 2 साल में एक बार होती है, और 55 से ऊपर जब उम्र हो जाती है तो ये हर साल होती है। हर साल दोस्तों ये PME होती है। तो ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन PME से भी पूछे गए हैं, तो इसको भी आप याद कर लें कि PME में ये 45 वर्ष तक 4 साल में एक बार, 45 के बाद 55 तक 2 साल में एक बार, और 55 के बाद दोस्तों हर साल दोस्तों ये PME होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है यदि पेंशन भोगी की मृत्यु पेंशन के कम्यूटेशन के विकल्प का उपयोग करने से पहले ही हो जाती है तो परिवार को कम्यूटेशन के डैश प्रतिशत का लाभ दिया जा सकता है। तो दोस्तों लाभ दिया जा सकता है, तो इसके लिए दोस्तों ये लागू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। डी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, तो परिवार को कम्यूटेशन डैश प्रतिशत का लाभ नहीं होगा, लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले को छोड़कर किसी रेलवे कर्मचारी की सेवा में रुकावट आने पर उसकी पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी। तो दोस्तों पहला है, ए में लिखा हुआ है अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी, ऑथराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस से। दोस्तों ये भी सही हो जाएगा कि यदि अनुपस्थित की जो अधिकृत छुट्टी है उससे अधिक अनुपस्थित है। इसके अलावा दोस्तों निलंबन जिसके तुरंत बाद बहाली होती है। इसके अलावा एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, ये इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अतिरिक्त प्रभार भत्ता तभी स्वीकार्य होगा जब अतिरिक्त प्रभार डैश दिनों से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों ये 45 दिन से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है, तभी अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती के समय कितनी छूट दी जाती है? ST और SC के जो कैंडिडेट हैं उनको कितनी छूट दी जाती है? तो यहाँ पर एज जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है दोस्तों, 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनको कोई छूट नहीं होती है। OBC जो कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 3 साल की छूट मिलती है, 3 साल की। ST SC के लिए दोस्तों 5 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन में दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलती है। जो अनारक्षित वर्ग है उसको दोस्तों 40 वर्ष तक, और इसके अलावा जो SC ST का कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन में उसको दोस्तों 45 वर्ष तक छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों रिजर्वेशन परसेंटेज में बात करें तो OBC के लिए दोस्तों 27% रिजर्वेशन रखा गया है। ST
के लिए दोस्तों जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 7.5% रिजर्वेशन रखा गया है, और एससी है उसके लिए दोस्तों 15% रिजर्वेशन रखा गया है। मैंने बात की थी दोस्तों एक्स सर्विसमैन की, तो ग्रुप सी में दोस्तों 10% का दोस्तों आरक्षण है, और ग्रुप डी की बात करें तो दोस्तों 20% का आरक्षण है एक्स सर्विसमैन के लिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अवकाश वेतन लेने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का अवकाश खाते में होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है कि अवकाश वेतन लेने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का अवकाश खाते में होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। यहाँ पर दोस्तों आंसर की के हिसाब से क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए है, और ठीक भी है ए, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा गलत है। अवकाश वेतन लेने के लिए, वेतन लेने के बाद दोस्तों 30 छुट्टी बचनी चाहिए, लेकिन दोस्तों खाते में तो 40 छुट्टी होनी चाहिए। 40 छुट्टी होंगी तभी 10 दिन का आप लीव इनकेसमेंट लेंगे, उसके बाद 30 छुट्टी बची होनी चाहिए। ये दोस्तों क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही आंसर 30 है, लेकिन आपको याद रखना है कि लीव इनकेसमेंट के लिए अपने खाते में 40 छुट्टी होनी चाहिए, और 40 छुट्टी के बाद ही आप लीव इनकेसमेंट लेंगे। 10 दिन का लेने के बाद 30 छुट्टी आपके खाते में बची होनी चाहिए। लीव इनकेसमेंट दोस्तों पूरी सेवा में आप 6 बार ले सकते हैं, 6 बार दोस्तों ये ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2 साल के अंतराल, 2 साल के अंतराल पे दोस्तों आपको ये मिलेगा, और हर बार दोस्तों 10 दिन का रहेगा। तो टोटल पूरी सेवा में दोस्तों आप 60 दिन का लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं, और खाते में दोस्तों आपको बता दिया कि 40 छुट्टी होनी चाहिए। 40 के बाद जब आप 10 दिन की छुट्टी का लीव इनकेसमेंट करा लोगे तो 30 दिन छुट्टी खाते में बची होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12। एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर पेंशन कोष का कितना हिस्सा एक मुश्त निकाला जा सकता है? तो दोस्तों ये 60% निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर है, 60% यहाँ पर दोस्तों निकाला जा सकता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2004 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, और शेष दोस्तों यह 60% निकालने के बाद जो शेष 40% है वो पेंशन योजना में लगी होती है। 60% दोस्तों आपको एक मुश्त निकाल सकते हैं। इसके 2 स्तर होते हैं दोस्तों एनपीएस के, टायर 1 और टायर 2, 2 स्तर में दोस्तों ये होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन कोष का कितना हिस्सा एक मुश्त निकाला जा सकता है, तो 60% निकाला जा सकता है। 40% जो होता है दोस्तों वो पेंशन योजना में लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक वेतन वृद्धि और दूसरी वेतन वृद्धि के बीच कितने न्यूनतम अवधि अंतराल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये 6 माह का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि एक इंक्रीमेंट लगने के बाद दूसरा जो इंक्रीमेंट लगता है उसके बीच जो न्यूनतम जो अवधि होती है वो 6 माह की होनी चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा पेपर लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जिस तरह से हल करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और साथ साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। संतान देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव अधिकतम सीमा क्या है? कि जो चाइल्ड केयर लीव है सीसीएल है, उसकी अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों ये 730 दिन होती है, 730 दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये छुट्टी दोस्तों महिला रेल कर्मचारी या पुरुष रेल कर्मचारी में दोस्तों जैसे तलाकशुदा है, विधुर है या अविवाहित है कि बच्चे को वो लिखित में गोद ले, जिस रूल के हिसाब से वो बच्चे को गोद लेते हैं उस रूल के हिसाब से यदि बच्चे को गोद ले तो सीसीएल दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं, चाइल्ड केयर लीव। बच्चे की उम्र दोस्तों 18 वर्ष से कम तक दोस्तों ये छुट्टियां मिलती हैं। यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग होने पर दोस्तों किसी भी उम्र तक ये छुट्टियां ले सकते हैं। एक बार में दोस्तों कम से कम 5 दिन की दोस्तों ये छुट्टी लेनी होती है, और पूरी सेवा काल में 730 दिन
730 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन दोस्तों ये 3 ही बार स्वीकृत होंगी, 3 बार ही स्वीकृत होंगी। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को पहले 365 जो दिन है, 365 जो दिन है तक पूर्ण वेतन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बाकी दिनों का 80% वेतन मिलेगा। दोबारा से एक बार समझिए कि सीसीएल तो टोटल 730 दिन की मिलती हैं। ये छुट्टी महिला रेल कर्मचारी है या पुरुष जो रेल कर्मचारी है जिसमें तलाकशुदा होना चाहिए, विधुर हो सकता है, अविवाहित हो सकता है, जो बच्चे को गोद लेता है, बच्चे की 18 साल तक की जो उम्र है उससे कम उम्र तक ये छुट्टियां ले सकते हैं। दिव्यांग यदि बच्चा है तो ये पूरी किसी भी उम्र तक ये छुट्टियां ली जा सकती हैं। एक बार में कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेनी होंगी। पूरी सेवा में 730 दिन की छुट्टियां, लेकिन 3 ही बार स्वीकृत कराई जाएंगी। और इस दौरान दोस्तों 365 दिन तक तो दोस्तों आपको 365 दिन तक तो दोस्तों आपको 100% वेतन मिलेगा। और 365 के बाद जितने भी दिन बचेंगे उसमें दोस्तों 80% वेतन दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको क्लियर कर लेना है। इसका जो सही आंसर हो गया है 730 दिन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रेल कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियमों के अनुसार शॉर्ट ऑफ का सतत वर्गीकरण कर्मचारियों डैश घंटे के रूप में या दिवस है कि कितने दिवस में दोस्तों ये शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। तो शॉर्ट ऑफ दोस्तों कब माना जाता है? जब लेस देन 10 आवर से, कि कर्मचारी को 10 घंटे से पहले ड्यूटी पर बुला लिया जाता है, कि कर्मचारी को प्रतिदिन 2 शिफ्टों के बीच विश्राम दिया जाता है। यदि इस अवधि में से पूर्व कर्मचारी को ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसको दोस्तों शॉर्ट ऑफ कहा जाता है। शॉर्ट ऑफ में दोस्तों अब आपको मैं समझा देता हूं कि शॉर्ट ऑफ एक ये हो गया, एक होता है लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन कर्मचारी को शिफ्ट ड्यूटी के अतिरिक्त अधिकतम घंटों तक कार्य करने की निश्चित सीमा निर्धारित है। यदि इस सीमा से अधिक कार्य किया जाएगा तो उसे लॉन्ग ऑन माना जाएगा। शॉर्ट ऑफ क्या होता है, लॉन्ग ऑन क्या होता है? तो शॉर्ट ऑफ में दोस्तों कर्मचारी को जो प्रतिदिन 2 शिफ्टों के बीच जो विश्राम दिया जाता है, उस विश्राम की जो अवधि है उससे पूर्व भी यदि कर्मचारी को ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसे शॉर्ट ऑफ बोला जाएगा। और लॉन्ग ऑन किसे बोला जाएगा? कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी को शिफ्ट ड्यूटी के अतिरिक्त जो अधिकतम घंटों तक कार्य कराया जाता है तो उसको दोस्तों क्या बोला जाएगा? लॉन्ग ऑन बोला जाएगा। अब देखिए दोस्तों शॉर्ट ऑफ में, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर से। शॉर्ट ऑफ में जो कर्मचारी हैं, शॉर्ट ऑफ का मतलब यहाँ मैं कर्मचारियों के लिए बोल रहा हूं कि जो कर्मचारी हैं उनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें गहन, निरंतर, आवश्यक रूप से विरामी जिसको एसेंशियल, इंटरमिटेंट कहते हैं, और एक्सक्लूडेड श्रेणी। यहाँ पर दोस्तों 3 श्रेणियों का हम बात करेंगे। कि पूछा गया है कि कंटिन्यूअस में पूछा गया है, कि कंटिन्यूअस निरंतर में पूछा गया है। तो शॉर्ट ऑफ में गहन जो कर्मचारी होते हैं, गहन जो इंटेंसिव कर्मचारी होते हैं, इनको 12 घंटे से पूर्व बुला लिया जाता है तो उसको शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। जो निरंतर कर्मचारी हैं उनको 10 घंटे से पूर्व बुला लिया जाएगा तो शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। और इसके अलावा जो एसेंशियल, इंटरमिटेंट है, आवश्यक रूप से विरामी है, आवश्यक रूप से विरामी EI जो कर्मचारी हैं उनको 8 घंटे से पूर्व बुला लिया जाएगा तो उसको शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। शॉर्ट ऑफ गहन यहाँ जो पूछा गया था कंटिन्यूअस के लिए पूछा गया था। तो कंटिन्यूअस में दोस्तों मैंने आपको बताया कि 10 घंटे, कि गहन में 12 घंटे से पहले बुला लिए जाए। और इसके अलावा जो निरंतर है उसमें 10 घंटे से पहले बुला लिए जाए। और EI जो एसेंशियल, इंटरमिटेंट है उसमें 8 घंटे से पहले बुला लिया जाए तो उनको सभी को दोस्तों शॉर्ट ऑफ में काउंट किया जाएगा। ये तो दोस्तों शॉर्ट ऑफ की बात हुई। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि लॉन्ग ऑन में दोस्तों 8 घंटे से अधिक ड्यूटी कराने पर, 8 घंटे से अधिक ड्यूटी कराने पर गहन बोला जाएगा। गहन कर्मचारी जो है उनको 8 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाएगी तो उसको लॉन्ग ऑन बोला जाएगा। और 10 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाएगी वो निरंतर कर्मचारी होंगे। और आवश्यक रूप से विरामी में दोस्तों 12 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाती है तो दोस्तों वो लॉन्ग ऑन माना जाएगा।
लॉन्ग ऑन में दोस्तों दोबारा से सुनिए, जो गहन कर्मचारी हैं उनसे दोस्तों 8 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाए तो उनको लॉन्ग ऑन बोला जाएगा। निरंतर जो कर्मचारी हैं वो 10 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाए तो वो लॉन्ग ऑन कहलाएगा। आवश्यक रूप से जो ब्राह्मी हैं उनसे यदि 12 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाए तो वो लॉन्ग ऑन कहा जाएगा। यहाँ जो पूछा गया था शॉर्ट ऑफ के बारे में पूछा गया था, और शॉर्ट ऑफ में दोस्तों जो कंटिन्यूअस वाले हैं उनसे पूछा गया था कि कंटिन्यूअस में दोस्तों 10 घंटे से पूर्व उनको बुला लिया जाएगा तो शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। तो ये शॉर्ट ऑफ और लॉन्ग ऑन है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि जनशक्ति नियोजन में वित्तीय वर्ष 2022 के पदों के अभ्यर्पण हेतु निर्धारित प्रतिशत स्वीकृत कितना है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 2% ऑफ सेंसन स्ट्रेंथ, 2% ऑफ सेंसन स्ट्रेंथ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से पूछा गया अकॉर्डिंग द रूल व्हाट इज द रेस्ट आवधिक श्रेणी जो इंटेंशियल इंटेनमेंट है, जो ईआई वाले हैं उनके लिए कर्मचारी के लिए न्यूनतम आराम के घंटे हैं। न्यूनतम आराम के जो घंटे हैं वो दोस्तों 8 घंटे दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आराम के घंटे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईआई है उनको 8 घंटे से पहले बुला लिया जाएगा तो उसको शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। तो यहाँ पर 8 घंटे उनका रेस्ट का समय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कर्मचारी के कार्य के घंटों का हिस्सा नहीं माना जाता है। कार्यों का घंटों का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों कर्तव्यों पर खर्च किया गया समय ये गलत हो जाएगा। विश्राम में खर्च किया गया समय, तो दोस्तों ये यहाँ पर राइट होगा जिस हिसाब से पूछा गया है। यात्रा में खर्च किया गया समय ये भी नहीं होगा, और आदेशों का इंतजार करने में खर्च किया गया समय ये भी नहीं होगा। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कर्मचारी के कार्य के घंटों का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, लेकिन विश्राम में खर्च किया गया समय ये हिस्सा माना नहीं जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 से समग्र स्थानांतरण अनुदान डैश के मामलों में स्वीकार्य है। तो दोस्तों 19 से इनमें से देखते हैं पारस्परिक स्थानांतरण ये नहीं होता है, अंतर प्रभाग एवं स्वयं अनुरोध ये भी नहीं होता है। समग्र स्थानांतरण मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज एडमिसिबल इन केसेज ऑफ म्यूचुअल ट्रांसफर, इंटर डिवीजन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, दोनों ही नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो सीटीजी है यहाँ पर दोस्तों कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की बात हुई है, सीटीजी की फुल फॉर्म होती है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सीटीजी का जो भुगतान है दोस्तों स्थानांतरित और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को किया जाता है जब विभाग स्थानांतरण करे। स्थानांतरण में 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लास्ट मंथ के मूल वेतन का दोस्तों 80% दिया जाता है जब विभाग स्थानांतरण करे। स्वयं के स्थानांतरण या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जब लगाते हैं या पारस्परिक स्थानांतरण है उसमें दोस्तों सीटीजी नहीं दी जाएगी, लेकिन जब विभाग दोस्तों स्थानांतरित करे तो 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लास्ट मंथ का जो बेसिक है उसका दोस्तों 80% दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है, निकोबार है, यहाँ से आने जाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको दोस्तों 100% सीटीजी दिया जाएगा। लास्ट मंथ का जितना भी वो बेसिक होता है वो दोस्तों यहाँ पर उनको दिया जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया था कि समग्र स्थानांतरण में मामलों में स्वीकार नहीं है तो पारस्परिक स्थानांतरण भी नहीं होगा। इसके अलावा अंतर विभाग एवं स्वयं अनुरोध स्थानांतरण नहीं होगा, केवल विभाग स्थानांतरण करे तभी दोस्तों सीटीजी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है।
पूछा गया है, तो रूल पूछा गया है, रूल नंबर कौन सा है, मैं पहले आपको रूल बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, उसके तहत टोटल 22 रूल हैं, टोटल 22 रूल हैं, 22 रूल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी रूल रहेंगे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। पहला जो रूल है रेल सेवा आचरण नियम का, मैं यहाँ पर दोस्तों रूल लिख रहा हूँ। ये दोस्तों उद्देशिका से संबंधित है कि रेल सेवा आचरण जो नियम है उसके उद्देश्य क्या है, उद्देशिका क्या है, उससे संबंधित है। रूल नंबर 2 है, इसमें दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम की परिभाषाओं से ये संबंधित है। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 और 2 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 3 है, और 3 का भी 3 और 3 का भी 3, ये दोस्तों रूल देखिए, रूल नंबर 3, 3 का 3 और 3 का 3, ये दोस्तों महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कई बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आप इसको रट लीजिए। रूल नंबर 3 का 3 भी दोस्तों इसको कहेंगे यौन उत्पीड़न, महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों रूल नंबर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूल नंबर 4, इसमें रेलवे कर्मचारी जो सहायता प्राप्त कंपनी है या फर्म है उनमें नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। रूल नंबर 4 में ये कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी सहायता प्राप्त जो कंपनी है या फर्म है या उसमें नौकरी के लिए अपने जो सगे संबंधी है, अपने परिवार वालों को नौकरी पर नहीं लगाएगा या अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। रूल नंबर 5 में दोस्तों चुनावों में भाग लेना वर्जित है। जो भी रेल कर्मचारी है वो चुनावों में भाग नहीं ले सकते। केवल जो संघ हैं जैसे यूनियन है उनमें चुनावों में भाग ले सकते हैं, उनकी में भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव जो अपने जैसे ग्रामीण सरपंच या एमएलए या सांसद के जो चुनाव है उसमें दोस्तों ये भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 6 की बात करें, रूल नंबर 6 में संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। किसी भी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। जैसे कोई बाहरी जो संगठन है उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन जैसे रेलवे के संगठन है उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 में कहा गया है कि प्रदर्शन या जुलूस में भाग लेना वर्जित है। किसी भी प्रदर्शन या जुलूस में भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 8 की बात करें तो प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है। प्रेस या मीडिया से कोई भी रेल कर्मचारी संबंध नहीं रख सकता। रूल नंबर 8 के बाद रूल नंबर 9, इसमें दोस्तों सरकार की आलोचना करना वर्जित है। सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते, कोई भी रेल कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा। रूल नंबर 9 के बाद रूल नंबर 10 है, इसमें जांच अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है के सामने गवाही देना, जांच अधिकारी या सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई भी रेल कर्मचारी बिना रेलवे की परमिशन से गवाही नहीं दे सकता। रूल नंबर 11 में कहा गया है कि आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण पर रोक है, कि कुछ ऐसी सूचनाएं, गलत सूचनाएं, उनका संप्रेषण आप रेलवे कर्मचारी नहीं कर सकता। रूल नंबर 12 की बात करें, रूल नंबर 12 में दोस्तों अंशदान या चंदे पर रोक, कि कोई भी रेलवे कर्मचारी चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता, अंशदान ग्रहण नहीं कर सकता। केवल दोस्तों यूनियन की बात अलग है कि जो रेलवे की यूनियन है उनका चंदा अलग है, बाकी बाहरी जो अंशदान है या चंदा है वो इकट्ठा नहीं कर सकता। इसके अलावा रूल नंबर 13 है, रूल नंबर 13 भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि महंगे उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध है कोई भी रेल कर्मचारी। इसके अलावा रूल नंबर 13A ये और ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दहेज पर प्रतिबंध। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि दहेज पर प्रतिबंध से संबंधित कौन सा रूल है, तो ये दोस्तों 13A है। इसके अलावा दोस्तों 14, रूल नंबर 14 है, इसमें रेल सेवा के सम्मान पर प्रदर्शन पर रोक है, रेल सेवक के सम्मान पर प्रदर्शन पर रोक है। रूल नंबर 15 में दोस्तों निजी व्यापार या नौकरी नहीं कर सकता है कोई भी रेल कर्मचारी, निजी व्यापार या नौकरी पर रोक है। इसके अलावा 15A मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 15A में कोई भी रेल कर्मचारी रेल आवास को किराए पर नहीं दे सकता, रेल आवास को किराए पर देना वर्जित है रूल नंबर 15A में। इसके अलावा रूल नंबर 16 की बात करें, निवेश धन उधार देने या लेने पर प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा रूल नंबर 17 में कहा गया है कि दिवालियापन या कर्मचारी होने
पर प्रशासन को सूचना देना होगा कि दिवालियापन या कर्जदारी, दिवालियापन या कि कर्मचारी पर ज्यादा कर्ज हो गया है तो प्रशासन को सूचना देना होगा। रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18 में दोस्तों चल या अचल संपत्ति के अर्जन की घोषणा दोस्तों रेलवे कर्मचारी को करनी होगी। इसके अलावा रूल नंबर सीधा 22 की बात करें तो 22 में दोस्तों मादक पदार्थों के सेवन पर रोक है। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक है। 22A रूल नंबर 22A इसमें बाल श्रम पर रोक है। बाल श्रम दोस्तों किसको कहा जाएगा कि कोई भी कर्मचारी अपने बच्चे या अपने यहाँ 14 वर्ष से कम आयु उम्र के बच्चों पर को काम पर नहीं रख सकेगा। रूल नंबर 22A। 22A के बाद दोस्तों रूल नंबर 22A दोस्तों यहाँ हो गया है। रूल नंबर 22A। अब क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बाल श्रम पूछा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। तो रूल नंबर 22A में दोस्तों इस प्रकार से कहा गया है कि आप बाल श्रम पर रोक रखेंगे कि आप अपने बच्चे या किसी के दूसरे के बच्चों को अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखेंगे उम्र 14 से कम यदि है तो रूल दोस्तों इस प्रकार से ये 26 रूल है। मैंने इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों आपको यहाँ पर बताए हैं। आप एक बार से दोबारा से इन रूलों को सुनिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको आपको शॉर्ट तरीके में समझाया है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियमों के अनुसार एक रेलवे के कुल कार्य के घंटे एक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों 72 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। 72 घंटे। यहाँ पर दोस्तों किसी फिक्स नहीं किया है कि जो ऑप्शन दिए हैं कि कौन से कर्मचारी, जो कर्मचारियों को वर्गीकरण है कि गहन है या इंटेंसिव है या कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम दोस्तों हाईएस्ट मानक जो घंटे हैं हाईएस्ट उसमें आवश्यक रूप से जो ब्राह्मी है एसेंशियल इंटरमीडिएट है वो 72 घंटे तक काम कर सकते हैं। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर की में दिया हुआ है, जो आंसर की है उसमें दिया हुआ है तो आंसर की में तो 60 दिया है लेकिन सही जो आंसर रहेगा यहाँ का 72 होगा। अब आंसर की के हिसाब से मानेंगे तो दोस्तों डी को मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 72 ऑप्शन नहीं है। काफी लोगों ने दोस्तों इसके खिलाफ अपील अपनी लगाई है कि इसको 72 माना जाए या इस क्वेश्चन को सभी का सही माना जाए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि रेलवे कर्मचारी के लिए कार्य के घंटों के दौरान विश्राम अंतराल को कार्य समय का हिस्सा माना जाता है यदि वह निम्नलिखित से कम समय तो दोस्तों वो 30 मिनट से कम समय यदि कर्मचारी का कार्य विश्राम अंतराल के जो कार्य का समय है हिस्सा माना जाएगा। यदि वह निम्नलिखित से कम समय मतलब 30 मिनट से कम विश्राम लेते हैं तो उनको दोस्तों कार्य का जो घंटे हैं उनमें ही काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपातकालीन स्थिति, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपातकालीन स्थिति में रेलवे कर्मचारी HOER की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है। पूछा गया है कि आपातकालीन स्थिति में रेलवे कर्मचारी HOER नियमों के अनुसार कितने समय तक लगातार काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कितने समय तक काम कर सकते हैं, 14 घंटे तक ये दोस्तों काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में देखिए पूछा गया है कि जब एक रेलवे कर्मचारी विश्राम दिवस पर काम करता है तो नियमों के अनुसार उसे कौन सा मुआवजा दिया जाता है। ओवर टाइम दोस्तों ओवर टाइम नहीं देते हैं, अवकाश मुआवजा लीव कंपेंसेशन भी नहीं देते हैं, डबल टाइम वेतन ये भी नहीं देते हैं दोस्तों। CR देते हैं, CR आपने सुना होगा कंपनसेंट्री रेस्ट, मुआवजा विश्राम दोस्तों उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, CR कंपनसेंट्री रेस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है।
इसमें पूछा गया है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती है? तो यहाँ पर दोस्तों केवल स्थायी कर्मचारी, इस पर भी दोस्तों ये लागू होती है। केवल स्थायी, केवल अस्थायी के सभी रेलवे कर्मचारी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सभी पर लागू होती है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सी इज राइट आंसर, सभी रेलवे कर्मचारियों पर दोस्तों ये लागू होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है? पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों पारिवारिक पेंशन के लिए सभी आश्रित होते हैं, जितने भी कर्मचारी के जो आश्रित हैं वो पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होते हैं। यहाँ पर जो पूछा है कि पात्र नहीं है तो 25 साल से उम्र से ऊपर की अविवाहित बेटी, तो दोस्तों ये रहता है, मतलब रहती है। 25 साल से अविवाहित की बात हो रही है, 25 साल से ऊपर का अविवाहित बेटा ये दोस्तों पात्र नहीं है। तलाकशुदा बेटियां या विधवा बेटियां ये भी होती हैं और माता पिता भी होते हैं, कब? जब पूरी तरह वो कर्मचारी पर आश्रित हों। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सभी आश्रित हैं दोस्तों वो सभी यहाँ पर रहेंगे। सभी आश्रित में जैसे बेटा बेटी है, इसके अलावा पत्नी है, विधवा बहन है, विधवा माँ है, और जो भी आश्रित हैं वो सभी दोस्तों ये पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा गया है कि एलडीसी और जीडीसी परीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन पूछे गए हैं। पहला कथन है कि एलडीसी के माध्यम से चयन केवल मेरिट आधारित है। तो दोस्तों मेरिट आधारित ही रहेगा, एलडीसी से मेरिट आधारित रहेगा, तो ये तो सही हो गया। अगला देखिए, जीडीसी के माध्यम से चयन योग्यता के साथ वरिष्ठता पर आधारित। दोस्तों ये वरिष्ठता नहीं होती है, मेरिट पे ही होता है ये भी। तो दोस्तों जो सीनियरिटी बेस है उस पर ये नहीं होता है, तो ये ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो ओनली वन इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 रेलवे सर्वेंट कैन टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से। यहाँ पूछा गया है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि रेलवे सेवाएं आचरण नियम 1966 के अनुसार एक रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित में से किसमें भाग ले सकता है? तो दोस्तों राजनीतिक गतिविधियों में अभी मैंने रूल नंबर दोस्तों बताया था कि जो राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो रूल नंबर था, रूल नंबर 5, कि रूल नंबर 5 में कहा गया कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में या दोस्तों चुनावों में भाग नहीं ले सकता। रूल नंबर 5 में आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों इसमें भाग नहीं लेगा। बी में पूछा गया है कि हड़ताल गतिविधि में, तो हड़ताल में भी दोस्तों भाग नहीं लेता है। रूल नंबर जो 7 था उसमें मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि हड़ताल ये में भाग नहीं ले सकता, या कोई भी प्रदर्शन या जुलूस है उसमें भाग नहीं ले सकता। रूल नंबर 7 है। इसके अलावा रूल नंबर अगला जो है यहाँ पर सी पूछा गया है। सी में कहा गया है कि रेलवे मामलों पर सार्वजनिक चर्चाओं में, तो दोस्तों रेलवे की जो चर्चा हैं अभी मैंने बताया था कि उसमें भाग नहीं ले सकते, तो ये में भी भाग नहीं लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है कि उपरोक्त में से किसी में भी भाग नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि रेल सेवा आचरण नियम। देखिए दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में दिए हैं, तो किसी किसी टॉपिक से कई क्वेश्चन एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो पकड़ लेता है। तो रेल सेवा आचरण नियम में 1966 से यहाँ कई क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें कहा गया है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार रेलवे कर्मचारी बिना अवकाश के अधिकतम कितने दिन अनुपस्थित रह सकता है? कितने दिन अनुपस्थित रह सकता है? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये आंसर की मैं इसका जो आंसर दिया हुआ था 7 डेज दिया हुआ था, तो जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेशल कर्मचारी के बारे में बात नहीं की गई है और
अगर सीएल की भी बात करें तो दोस्तों सीएल भी 10 दिन की होती है, तो बिना अवकाश के अधिकतम दोस्तों 10 दिन तो माना ही जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है, गलत है, सभी आंसर है। यहाँ पर दोस्तों सीएल के अनुसार 10 दिन हो सकता है। 29 क्वेश्चन का आंसर की में बी दिया है, लेकिन सीएल को माने तो 10 दिन दोस्तों ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कहा गया है कि रेल सेवा आचरण नियम, देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 से ही है, के तहत रेलवे कर्मचारी के निजी व्यापार में संलिप्त होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य पूछा गया है। वे स्वतंत्र रूप से किसी भी निजी व्यापार में संलिप्त हो सकते हैं दोस्तों, नहीं हो सकते। उन्हें निजी व्यापार में संलिप्त होने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए दोस्तों, हाँ अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। सी में कहा गया है कि उन्हें किसी भी समय निजी व्यापार में संलिप्त होने की अनुमति नहीं है, हाँ दोस्तों अनुमति नहीं है। डी में वे ड्यूटी के समय के बाहर निजी व्यापार में संलिप्त हो सकते हैं, तो दोस्तों नहीं हो सकते, दोस्तों नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। रेल सेवा आचरण 1966 का जो है रूल 15 है। रूल 15 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रूल 15 है, उसमें कहा गया है कि प्रशासन की स्वीकृति के बिना कोई भी रेलवे कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी व्यापार या कारोबार नहीं करेगा और ना ही कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा। रूल नंबर 15 में ये कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 था वो 30 था, उसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने का कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। निर्वाह भत्ता बढ़ाने की बात हो रही है दोस्तों। निर्वाह भत्ता दोस्तों 25% तक बढ़ाया जा सकता है। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कारण कि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने का कारण निर्वाह भत्ता 25% तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 50% तो दिया जाता है, प्लस 25% मतलब 75% तक दिया जा सकता है, ये प्रशासनिक कारणों के। यदि दोस्तों निलंबन की अवधि कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारण बनती है तो निर्वाह भत्तों में दोस्तों 25% की कटौती भी की जा सकती है। मतलब दोस्तों 25% ही भत्ता दिया जाएगा यदि निलंबन की जो अवधि है कर्मचारी के उत्तरदायित्व के कारण से बनती है, तो दोस्तों उसका भत्ता भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका भत्ता कम कर सकते हैं। ये दोस्तों जो निलंबन के दौरान जो निर्वाह भत्ता दिया जाता है 50% दिया जाता है। 50% कैसे होता है दोस्तों, जो बेसिक होता है और डीए होता है उसका दोस्तों ये 50% दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। यदि दो रेलवे कर्मचारी एक ही तारीख को शामिल होते हैं तो वरिष्ठता का निर्धारण किससे होता है। तो सबको पता है दोस्तों कर्मचारी की जो आयु है उससे होता है। यहाँ पर फर्स्ट में दिया है कि उनके प्रशिक्षण काल के दौरान प्रदर्शन, इससे भी नहीं दोस्तों। यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन से नहीं होगा, और उनकी प्राथमिक पोस्ट के अनुसार वरीयता सूची, इससे भी नहीं होगा। कर्मचारी को आयु से दोस्तों ये होगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बाल देखभाल अवकाश का लाभ कौन नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों महिला कर्मचारी दोस्तों ये उठा सकती है। उसके बाद दोस्तों पुरुष कर्मचारी जिसकी पत्नी मृत है और उसने दोबारा शादी नहीं की है, ये भी उठा सकता है। पुरुष कर्मचारी जिसका पति या पत्नी जीवित है दोस्तों ये नहीं उठा सकता। बोथ हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी ही यहाँ पर ए और बी सही हो जाएगा। कॉस ए और बी यहाँ पर ए प्लस बी सही होगा, महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी जिसकी पत्नी मृत है और उसने दोबारा शादी नहीं की है। तो 33 का ए प्लस बी राइट आंसर होगा, ए प्लस बी। यहाँ पर सीसीएल की बात हुई दोस्तों चाइल्ड केयर लीव की। तो चाइल्ड केयर लीव जो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि पूरे सेवा काल में 730 दिन की मिलती है। एक बार में कम से कम दोस्तों आप 5 ले सकते हैं और 3 बार से ज्यादा स्वीकृत ये नहीं होंगी। तो यहाँ पर लाभ कौन नहीं उठा सकता, ये तो दोनों उठा सकते हैं, कौन नहीं उठा सकता है तो सी आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों लाभ उठा सकते हैं तो सी आंसर होगा यहाँ पर, ये ध्यान रख लें आप। अगला क्वेश्चन 33 के बाद 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग रेलवे कर्मचारी के वेतन निर्धारण के लिए किया
जाता है। तो दोस्तों मूल वेतन और भत्ते, वरिष्ठता नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, शैक्षिक योग्यता भी नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग रेलवे कर्मचारी के वेतन निर्धारण के लिए किया जा सकता है? मूल वेतन और दोस्तों भत्ते ही होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यदि पदोन्नति के बाद एक रेलवे कर्मचारी का वेतन वेतनमान के 2 चरणों में बीच आता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वेतन को अगले उच्चतम चरण पर निर्धारित किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को निम्न चरण पर वेतन प्राप्त होता है, नहीं ये नहीं होगा। वेतन अगले वृद्धि तक स्थिर रहता है, नहीं ये भी नहीं होगा दोस्तों, बढ़ा दिया जाता है। वेतन प्रारंभिक चरण के अनुसार होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों उच्चतम जो चरण होगा वो किया जाता है वेतन पदोन्नति। जब पदोन्नति होती है तो पदोन्नति के बाद एक रेलवे कर्मचारी का जो वेतन मान है 2 चरणों के बीच आता है। तो दोस्तों अगला जो चरण है, उच्चतम जो अगला चरण है उस पर किया जाता है। 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शामिल नहीं है? सूचना के अधिकार के बारे में बात हुई है। पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आरटीआई के बारे में या सूचना के अधिकार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी, ये दोस्तों शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। सी दोस्तों शामिल नहीं होगा। अब दोस्तों हम आरटीआई की बात करते हैं। तो आरटीआई की जो फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये दोस्तों संसद में पास हुआ था, संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 को, 15/6/2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था, सॉरी पास हुआ था। लागू की बात करें तो ये दोस्तों लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ है। ये दोस्तों आरटीआई लाया क्यों गया था? कि लोगों में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए दोस्तों इसको लाया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो आरटीआई की सूचना प्राप्त करते हैं, प्रथम अपील में दोस्तों सूचना प्राप्त करने का जो समय रखा गया है 30 दिन में दोस्तों जो पीआईओ है वो सूचना देगा। उसके बाद 30 दिन के बाद दोस्तों द्वितीय अपील की बात करें तो यहाँ पर 90 दिन का समय रखा कि 90 दिन में दोस्तों वो आपको सूचनाएं देगा। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है कि जीवन या स्वतंत्रता का यदि मामला हो जाता है तो 48 घंटे में ही आपको दोस्तों आपका जवाब मिल जाएगा। प्रथम अपील 30 दिन, दूसरी अपील 90 दिन, लेकिन जीवन या स्वतंत्रता का यदि मामला हुआ तो 48 घंटे में ही दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पीआईओ, मैंने आपको एक शब्द बोला था पीआईओ की जो जन सूचना अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जन सूचना अधिकारी जानकारी प्रदान नहीं करता है तो उस पर दोस्तों 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। 250 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन लगेगा, प्रतिदिन दोस्तों ये जुर्माना लगेगा कि 30 दिन में अगर जवाब नहीं दे रहा है, 90 दिन में जवाब नहीं दे रहा है दूसरे अपील का, तो प्रतिदिन 250 रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में जन सूचना अधिकारी कहते हैं। दोबारा से आरटीआई के बारे में सुनिए। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके लिए दोस्तों जो फीस रखी गई है 10 रुपए फीस रखी गई है। संसद में पास हुआ था दोस्तों 15 जून 2005 को, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। क्यों लाया गया? लोगों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। प्रथम अपील सूचना प्राप्त होने के जो 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय अपील दोस्तों 90 दिन के अंदर सूचना प्राप्त हो जाएगी। यदि जीवन या स्वतंत्रता का मामला है तो 48 घंटे में दोस्तों आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। पीआईओ जन सूचना अधिकारी यदि तय समय में आपको सूचनाएं नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है तो उस पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, ये इसके बारे में बात हुई। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 36 था, 36 इसका दोस्तों पी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, आंसर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
37 यदि सूचना का अधिकार आवेदन तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी के बारे में है तो तीसरे पक्ष को पीआईओ द्वारा कितने दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और राइट आंसर हो जाएगी कि 5 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देखिए दोस्तों आरटीआई से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पहले अपील प्राधिकरण को सामान्यतः कितने दिनों के भीतर उत्तर देना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था कि 30 दिन के भीतर उत्तर देना चाहिए। दूसरा अपील दोस्तों आपको 90 दिन का बताया था, और यदि जीवन या स्वतंत्रता का मामला है तो उसमें 48 घंटे के भीतर दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर हो गया 38 का 30 दिन हो गया, 30 दिन। अगला देखिए, यदि एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं प्रदान करता है तो उन्हें दंड क्या मिलता है। अभी आपको बताया था कि 250 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन दोस्तों उसको जुर्माना देना होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 250 रुपये जुर्माना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या कोई नागरिक सूचना का अधिकार आवेदन गुमनाम रूप से दायर कर सकता है। गुमनाम रूप से दायर कर सकता है? नहीं दोस्तों, गुमनाम रूप से दायर नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि हाँ, जब तक वे आवश्यक विवरण प्रदान नहीं करते। दोस्तों ये नहीं होगा, नहीं, आवेदन में आवेदक की पहचान होनी चाहिए। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी कि आवेदन में आवेदक की पहचान होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को हम इसी जगह रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं इस पेपर का पार्ट 2 लेकर 1 या 2 दिन में आपको पार्ट 2 लेकर आऊंगा। आप अगले जो 41 से क्वेश्चन रहेंगे 110 तक पार्ट 2 में देखेंगे। वो भी वीडियो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। और दोस्तों ये वीडियो रेलवे कर्मचारी जो हैं, जो डिपार्टमेंटली एग्जाम WLI का एग्जाम देते हैं, उनका पेपर है। किसी अन्य जो नॉर्मल भर्ती देखते हैं उनके लिए नहीं है, ओनली जो रेलवे एम्प्लॉई है उन्हीं के लिए दोस्तों ये है। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको कराई है। इसकी PDF मैंने आपको बता दिया है कि मेरे टेलीग्राम जो चैनल है NR करंट GK क्लासेज के नाम से, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसको ज्वाइन करके दोस्तों आप इसकी वीडियो विथ आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद।